दोस्तों, सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बूच की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले हिडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया तो वहीं अब एक और नई रिपोर्ट ने सेबी प्रमुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नई रिपोर्ट से माधवीपुरी बूच के खिलाफ नए खुलासे हुए हैं। माधवीपुरी बूच ने सेबी के नियमों से ही खिलवाड़ किया है। सेबी की प्रमुख ने ही सेबी के नियमों को तोड़ दिया। नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों कमाए। क्या अब सेबी प्रमुख इस्तीफा देगी? सबसे बड़ा सवाल, इतने आरोप लगने के बावजूद कौन बचा रहा है और कौन बचाना चाहता है सेबी प्रमुख को? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बूच ने अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से आमदनी अर्जित करना जारी रखा, जो सेबी अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन है। यह जानकारी राइटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। राइटर्स ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को देखा। हिडनबर्ग ने हाल ही में सेबी प्रमुख पर अडानी समूह को लेकर हितों के टकराव के आरोप लगाए थे, लेकिन राइटर्स की रिपोर्ट उससे अलग है। अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह से जुड़ी सेबी की जांच में इसकी प्रमुख बूच के हितों के टकराव का आरोप लगाया। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ पिछले साल जनवरी में लगाए गए आरोपों से प्रमुख अडानी एंटरप्राइजेज और अन्य समूह फर्मों के शेयर की कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जो बाद में ठीक हो गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के इस मामले में अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रहा है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। राइटर्स की रिपोर्ट के बाद सेबी प्रमुख पर आरोपों की गंभीरता बढ़ गई है। हालांकि बूच ने 11 अगस्त को एक बयान में अडानी समूह को लेकर हितों के टकराव के आरोपों से इनकार किया, इसे चरित्र हनन की कोशिश बताया, लेकिन वो आरोपों को अपने वाजिब तर्कों के जरिए सही नहीं ठहरा पाई। हिडनबर्ग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में बूच और उनके पति द्वारा संचालित 2 कंसल्टेंसी फर्मों, सिंगापुर स्थित एगोरा पार्टनर्स और भारत स्थित एगोरा एडवाइजरी के मामले का पर्दाफाश किया। बूच की कंसल्टेंसी फर्म ने शेयर होल्डिंग और कमाई 2008 की सेबी नीति का उल्लंघन है, जो अधिकारियों को लाभ का पद रखने, अन्य प्रोफेशनल गतिविधियों से वेतन या प्रोफेशनल फीस प्राप्त करने से रोकती है। बूच ने अपने बयान में खुद कहा कि उनकी कंसल्टेंसी फर्मों की जानकारी सेबी को दी गई थी और उनके पति ने 2019 में यूनिलीवर से रिटायर होने के बाद अपने कंसल्टेंसी कारोबार के लिए इन फर्मों का इस्तेमाल किया था। यानी बूच ने माना कि उनकी कंसल्टेंसी फर्म थी जिसमें उनके पति भी शामिल थे। यहाँ तक कि उनका दावा है कि इन फर्मों के बारे में सेबी को जानकारी दी गई थी। हिडनबर्ग ने भी तो यही बात अपनी रिपोर्ट में कही और यह भी बताया कि इन्हीं फर्मों के जरिए अडानी समूह में निवेश किया गया। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेबी अडानी बूच की कंसल्टेंसी फर्म का गठजोड़ क्या रहा होगा। राइटर्स ने सेबी प्रमुख बूच और सेबी प्रवक्ता से ताजा गंभीर खुलासे पर टिप्पणी मांगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में जो तथ्य सेबी प्रमुख बूच और अडानी समूह को लेकर बताए और अब जो तथ्य राइटर्स की रिपोर्ट बता रही है, उनकी कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ती है। अगर दोनों रिपोर्ट को मिलाकर देखा जाए तो पता चलता है कि सेबी की जांच अडानी समूह के मामले में कैसे निष्पक्ष हो सकती है। हिडनबर्ग ने सिंगापुर कंपनी के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि बूच ने मार्च 2022 में एगोरा पार्टनर्स में अपनी सभी शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए। हालांकि मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार बूच के पास अभी भी भारतीय कंसल्टेंसी फर्म में शेयर है। यानी सेबी प्रमुख के पद पर रहते हुए भी बूच शेयरों के जरिए कमाई कर रही है। भारत सरकार के पूर्व शीर्ष नौकरशाह और बूच के कार्यकाल के दौरान सेबी बोर्ड के सदस्य सुभाष चंद्र गर्ग ने फर्म में बूच की इक्विटी और इसके लगातार कारोबार करने को आचरण का बहुत गंभीर उल्लंघन बताया। गर्ग ने कहा कि बोर्ड में शामिल होने के बाद
उनके लिए कंपनी का मालिकाना हक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अगर वो उन फर्मों का खुलासा कर देती तो उसके बाद भी उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह सेबी में बूच स्थिति को पूरी तरह से गैरकानूनी बनाता है। यानी सेबी प्रमुख रहते हुए भी माधवीपुरी बूच का कंसल्टेंसी फर्म के शेयर रखना और उनसे कमाई करना खुद सेबी नियमों का उल्लंघन है। बूच ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या उन्हें भारतीय कंसल्टेंसी फर्म में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने की छूट दी गई थी। इस बारे में उनसे पूछे गए खास सवाल का जवाब नहीं दिया गया। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद बूच ने सफाई पेश करते हुए सभी आरोपों को गलत बता दिया, लेकिन यह स्वीकार किया कि उनके पति के बचपन के दोस्त ने अडानी कंपनियों में निवेश किया था। लेकिन बूच ने यह बात छिपा ली कि सेबी ने क्या उन्हें शेयर रखने की अनुमति दी थी। सेबी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके नियम स्पष्ट है। सेबी के 2008 के नियम के अनुसार कोई भी अधिकारी ऐसा पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता जिससे उसे प्रॉफिट हो रहा हो या फिर सैलरी मिल रही हो या अन्य पेशेवर शुल्क लिया जा रहा हो। सेबी के एक सदस्य ने राइटर्स को बताया कि बूच को सालाना डिस्क्लोजर में यह सारा खुलासा करना चाहिए था, लेकिन बोर्ड के सदस्यों के इस खुलासे को जानकारी या जांच के लिए बोर्ड के सामने नहीं रखा गया। बोर्ड के सदस्य ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। सेबी के सदस्य सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि निश्चित रूप से किसी भी सदस्य के खुलासे पर चर्चा नहीं की गई। यदि खुलासे केवल तत्कालीन अध्यक्ष अजय त्यागी के सामने किए गए थे तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। राइटर्स ने अजय त्यागी से इस बारे में जानकारी मांगी, उन्हें संदेश भेजे गए, कई कॉल्स की गई, लेकिन त्यागी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या उन्हें या उनसे बूच ने वो खुलासे किए थे? हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद भारत के सभी विपक्षी नेताओं ने बूच के इस्तीफे की मांग की। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष के हमले को निराधार बताया। उल्टा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे भारत की आर्थिक मजबूती को बर्बाद करना चाहते हैं। यानी सेबी प्रमुख माधवीपुरी बूच और अडानी समूह पर विपक्ष राहुल के हमले भारत की आर्थिक मजबूती पर हमला है। भाजपा यह कहना चाहती है। अब आप ही बताइए, क्या किसी कारोबारी समूह का शेयर बाजार से जुड़ा हिस्सा पूरा देश हो सकता है? क्या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में नियम कानूनों को नजरअंदाज करने का आरोप पूरे देश की साख खराब करता है? फिलहाल हमारे देश में सत्ता से लेकर विपक्ष तक की इतनी ही आर्थिक समझ है। शेयर बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ा वह हिस्सा है जहां ना कोई उत्पादन का साधन है, ना प्रत्यक्ष कामगार और ना प्रत्यक्ष उत्पादन। सिर्फ पैसे को उठाने और गिराने का खेल है। यहाँ चिंता की बात उस नियामक संस्था की भूमिका जो बाजार में जनता के हितों की पहरेदार है। सरकार के पक्षकार देश को अस्थिर करने का आरोप लगा दे तो उनसे अपील है कि पहले शेयर बाजार को समझे। देश ना तो कोई एक कंपनी है और ना ही उसकी गरिमा बाजार का उठता गिरता सूचकांक। एक कंपनी, एक एजेंसी और एक संगठन का आरोप। पहली समझ यही बनती है कि हिडनबर्ग के आरोप इन तीनों के बीच का मामला है। हमारा सवाल ये है कि एक कंपनी पर सवाल उठते ही देश की सुरक्षा पर कैसे खतरा हो सकता है? जहां सबसे पहले बाजार है वहां पर सरकार अपनी तरफ से उन लोगों को अघोषित प्रवक्ता क्यों बन जाती है जिन पर पहले भी सवाल उठे हैं? देश में सबसे बड़े मंच से लेकर छोटे मंच से दिए गए भाषणों की प्रिय पंक्ति होती है 140 करोड़ देशवासी। लेकिन इन 140 करोड़ देशवासियों के कुछ समझने से पहले ही सरकार के पक्षकार एक खास कारोबारी समूह को पूरा देश घोषित करने पर क्यों तुल जाते हैं? इस सारे प्रकरण में मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय की चुप्पी अजीबोगरीब है। इतना बड़ा मामला सामने आने के बावजूद वित्त मंत्रालय या सरकार के किसी प्रवक्ता की टिप्पणी सामने नहीं आई। हिडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट को अडानी समूह ने भी खारिज कर दिया है, लेकिन अडानी समूह ने सेबी प्रमुख को संबंधों पर कुछ नहीं बोला। देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि सारे मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित हो। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 3 महीने में सारे मामले की जांच के लिए कहा था, लेकिन वो 3 महीने कब के बीत चुके हैं। एक वकील ने इस संबंध में नई याचिका दायर करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनकी याचिका को ही लिस्ट करने से मना कर दिया। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।